अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। शहर कायद में जामिया कराची के अंदर बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने वाले चीनी असातिज़ा पर आज मुल्क दुश्मन अनासर ने हमला करके पाकिस्तान के अमन पर वार कर दिया है। आज मुल्क दुश्मन अनासर ने चीनी असातिज़ा की बस को निशाना बनाया। धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी जब कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब वाक़ई कन्फ्यूशियस सेंटर पर पहुंची तो धमाका हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर और 2 खवातीन चीनी असातिज़ा और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गए। उनके मुताबिक वैन की सिक्योरिटी के लिए इसके पीछे मोटरसाइकिल पर आने वाले रेंजर्स एहलकार में से एक एहलकार और गाड़ी में सवार एक चीनी उस्ताद भी जख्मी हुए हैं। जामिया कराची के हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाले डायरेक्टर हाल ही में 3 बरस की मुद्दत के लिए तैनात किए गए थे। हमले की शिद्दत से इसमें इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद की नौयत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बलोच शिद्दत पसंद तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि एक खातून की मदद से खुदकुश धमाका किया गया है। पाकिस्तान में किसी भी खातून की जानिब से अपनी नौयत का यह दूसरा खुदकुश हमला है। इससे कबल 2010 में पेशावर में के करीब भी खुदकुश हमलावर खातून ही थी। अब जो बलोच शिद्दत पसंद तंजीम ये कह रही है उसमें वाज़े तौर पर यह एतराफ़ किया जा रहा है कि यह खातून उनकी जानिब से भेजी गई थी और यह बाकायदा वेल प्लांटेड और वेल टारगेटेड अटैक था। जा रहा है कि वुमेन सुसाइडर ने यह धमाका किया है, तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। क्या ये वुमेन थी सुसाइडर? देखें, ये अभी काबिल वक्त है कि मैं कोई इस पर कमेंट करूँ। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दें, इंशाल्लाह जो भी इसमें फैक्ट्स होंगे आपको बता देंगे। दहशतगर्दों ने चीनी शहरियों को किसी आम मकाम पर निशाना नहीं बनाया, बल्कि ये हमला शहर कायद के महफूज तरीन मकाम जामिया कराची में किया गया है। सवाल यह है कि बारूद की इतनी बड़ी मिकदार कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तक कैसे पहुंची? इस पर क्या कोऑर्डिनेशन नहीं थी? सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार इदारे हैं वो कहां पर थे? बरसों से जामिया में मौजूद रेंजर्स और दीगर इंतजामात का क्या फ़ायदा? सवाल तो यह भी है कि जामिया की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी मरासले के बावजूद जो 10 से 20 रोज पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें हाथ खड़े कर दिए गए थे चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक, इसके बावजूद यह गफलत क्यों बरती गई है? आज पाकिस्तान में एक बार फिर चीनी बाशिंदों पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये हमले एक ऐसे वक्त में शुरू हुए हैं जब नौमुंतखब वज़ीर आज़म CPEC मंसूबों को पाया तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म दिखाई देता है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद, दुख और सुख का साथी है। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक़्तिसादी हवाले से बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया। ये यकीन दिलाता हूँ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और अजीम करेंगे। पाकिस्तान में जब CPEC मंसूबों का आगाज हुआ, मुल्क दुश्मन अनासर ने अमनो अमान खराब करने की कोशिश की। मार्च 2004 में एक बम हमले में गवादर में 3 इंजीनियर्स हलाक हुए थे। गवादर के अलावा कराची से मुतसिल जिला लसबेला के इलाके हब और बलूचिस्तान के बाज़ दीगर इलाकों में भी चीनी कारकुनान पर हमले होते रहे। सन 2018 में कराची में क्लिफ्टन के इलाके में वाक़ चीनी काउंसिल खाने पर मुसल्लह अफराद के हमले को नाकाम बनाया गया था, ताहम इस कार्रवाई में 7 अफराद हलाक हो गए थे। हलाक होने वालों में 3 हमलावर, 2 आम शहरी और 2 पुलिस एहलकार शामिल है। इसी तरह KP में अपर कोहिस्तान के इलाके में भी चीनी कंपनी की बस को पेश आने वाले एक हादसे के दौरान 9 चीनियों समेत कुल 13 और 27 अफराद जख्मी हुए थे। गवादर इंतजामिया के लिहाज से बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन का हिस्सा है और इस डिवीजन के 2 दीगर अजला जिसमें केच और पंजगौर समेत बलूचिस्तान के मुताबिक दीगर इलाके हैं, वहाँ भी बम हमलों और बदअमनी के दीगर वाक़यात पेश आ रहे हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन हमलों के पाकिस्तान पर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? हमलावर चीन को निशाना क्यों बना रहे हैं? पाकिस्तान ने दासू हमले के बाद चीनी क़यादत से राब्ता किया, चीनी शहरियों को मुआवजा अदा किया गया, कॉम्पनसेशन हुई, लेकिन इसके बावजूद दासू वाक़े और बलूचिस्तान में होने वाले हमलों से चीनी क़यादत पाकिस्तान से कुछ नाला भी है। ये जो वाक़या जो हुआ, इसके जो हैंडलर्स हैं उनकी तह तक भी हम पहुंचे हैं। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। इसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन के, इसके जिसकी मंसूबाबंदी के ताने बाने हैं वो हमें वाज़े तौर पर NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए 9000 फौजी और 6000 नीम फौजी एहलकारों का एक खुसूसी दस्ता भी तरतीब दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी का दावा है कि CPEC मंसूबों पर भारत बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए हमला कर रहा है। बलूचिस्तान की सियासी महरूमियों, माशी इस्तेहसाल और जबरी गुमशुदगियों को भी इन हमलों की वजह करार दिया जा रहा है। सूबे बलूचिस्तान में कई साल से जारी शिद्दत पसंदी हालिया बरसों के दौरान एक हद तक उस पर काबू पाया गया, लेकिन एक मरतबा फिर वहाँ शिद्दत पसंदी के वाक़यात में अचानक से इजाफा देखा जा रहा है। रियासत पाकिस्तान का दावा है कि वो अपने शहरियों को गले से लगाए, उनसे महरूमी और नफरतों के एहसास को ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से DG ISPR ने भी, तर्जुमान पाक फौज ने अपनी हालिया जो रीसेंट उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें वाज़े तौर पर कहा था।
बलूचिस्तान और कबायली अजला में दहशत गर्दों ने हमने आमा को खराब करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन हमारे बहादुर ऑफिसर्स और जवानों ने इन मजमूम अजाइम को भरपूर तरीके से नाकाम बनाया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कौमी जंग इंशाअल्लाह आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। इस अटैक के बाद चीनी काउंसिल खाने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं और यकीनन उनसे कंडोलेंस इजहार ताज़ियत भी किया जा रहा होगा, इजहार मज़म्मत भी किया होगा, लेकिन साथ ही साथ जो चीनी क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत है वो भी पुरज़्म है कि इस सारे मामले में जो गैर मुल्की दुश्मन है उसके साथ मिलकर नबरदाज़मा हुआ जाएगा। काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी मिलकर किए जाएंगे। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, अभी दासू अटैक के बाद के जो इंप्लीकेशंस हैं, हमने कॉम्पनसेशन भी उसकी दी, अभी उसी का मुकम्मल अजाला नहीं हो सका था कि दुश्मन ने एक बार फिर पाक चाइना जो फ्रेंडशिप है उसके ऊपर अटैक किया है। हाउ डेंजरस इज दिस सर? वो कौन सी ताकतें हैं जिनको सी पैक मंजूर नहीं है, जिनको पाकिस्तान का चीन के नजदीक जाना मंजूर नहीं है? साझा हिंदुस्तान हर इस मामले में मुलव्वस पहले भी पाया गया है, इसमें भी आप देखेंगे रॉ बहुत एक्टिव है सारे मामलात में, और खासकर जबकि पाकिस्तान में आजकल बहुत टेंशन पाई जाती है, पॉलिटिकल टेंशन है और लोगों में एक इज़्तिराब की हालत है, तो ऐसे मौके पर दुश्मन जरूर वार करता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अफवाज पर पै दर पे वार हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई खबर मिलती है, तो ये काफी मखसूस सूरत हाल है, अफसोसनाक है, और इसके लिए हमें पूरी अपनी कमर कस के पूरा प्लान बनाकर और इसका जवाब देना पड़ेगा। जैसा बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो सिचुएशन खासी बेहतर हुई, खासतौर पे वहां अफगानिस्तान में रजीम चेंज के बाद, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये बैक टू बैक हो रहा है। पाक फौज के जवान जो है शहादतें दे रहे हैं, और खासतौर पे दासू प्रोजेक्ट में जो 10 चीनी बाशिंदे जान से गए, उसके बाद हमें पाकिस्तान और चाइना खासतौर पे सी पैक के साथ के मामले पर एक जो मीटिंग थी वो फौरी तौर पर पोस्टपोन होती है। दासू डैम प्रोजेक्ट के बाद हमने क्या सीखा, और खासतौर पर जो चीनी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको सिक्योर करने के लिए क्या कोई लैप्स रह गए? जब भी इस किस्म के मामलात हों तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुकाबिल कौन लोग हैं। अगर मैं नाम लूं तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अलावा भारत की रॉ है, और मेरा ख्याल है कि इसमें इसराइल की मोसाद का भी हाथ है। आपकी ISI और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी बेजिगरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आप उनके वसाइल देखें और अपने वसाइल देखें। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक हम अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। तो ये अभी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है, फौज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करके इन वाकयात को प्रिएम्प्ट करने की कोशिश करें, पहले से पता लगाएं कि क्या, खासकर चीनी बाशिंदे जहां भी पाए जाते हैं उनकी भरपूर हिफाजत का इंतजाम करें। मेरा ख्याल हमें, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत कुछ और करने की जरूरत है, इस पर हम आराम से बैठ ना पाएंगे। और ये याद रखिए कि मुल्कों के जिंदगी में ये मामलात होते हैं, जब भी आप कोई अपना इंटरेस्ट परस्यू करने की कोशिश करते हैं और वो किसी और के इंटरेस्ट को काटता है, तो फिर इस किस्म के जैसे आपने फरमाया कि इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उसके मुकाबले में शायद हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। जब इंटेलिजेंस की बात होती है तो कैसे हम चाइना के साथ मिलकर काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये समझने की है कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसको आप इंटरनेशनल तनाज़ुर में भी देखें कि अमेरिका किस तरीके से रूस और चीन के साथ नबर्द-ए-आज़मा है, और क्या कुछ हो रहा है। ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, बल्कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी चैलेंज किया जा रहा है। मिलिट्री यूक्रेन में फंसाई हुई है रूस की। उसके अलावा जब हम यहाँ पर अपने इलाके में देखते हैं तो एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, और दोनों के मतलब बहुत बड़े बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को अफगानिस्तान के मतलब, और फिर हिंदुस्तान है। तो हमें चाइना और पाकिस्तान को ज्यादा मजबूत तरीके से अपनी हिकमत अमली के बारे में सोचना पड़ेगा। और चाइना का आप ये ना समझें कि वो ये समझ रहा है कि ये पाकिस्तान की सिर्फ कोताही है। चाइना अच्छी तरह समझता है कि ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे और यहाँ पर रीजनल लेवल पे चाइना किस किस ताकत के साथ नबर्द-ए-आज़मा है, तो वो और पाकिस्तान मिलकर ही इस किस्म की चीजों में दिफा कर सकते हैं। और मेरा ख्याल और हमें ज्यादा गहराई में आपस में एग्रीमेंट्स और बातचीत करने की जरूरत है। जैसा भी देखें, ये तो इस तमाम मामले का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है,
लेकिन एज फार एज आर लोकल्स आर कंसर्न, तो बलूचिस्तान के अंदर जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस शिद्दत पसंद तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, तो आपको लगता है कि कुछ महरूमियां हमारे अपने लोगों के अंदर हैं जिनको देखने की जरूरत है और वो उनको उनकी उन महरूमियों को फायदा उठाते हुए वहां से कैपिटलाइज कर रहा है हमारा दुश्मन? जी देखिए, ऐसे तो होता है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके अंदर कोई दरारें होती हैं जिसको दुश्मन और गहरा करता है और उनको फैलाता है। लेकिन अब ये देखिए कि बलूचिस्तान में इंतखाबात भी होते हैं, बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हमारी नेशनल असेंबली में हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमारे सेनेट में हैं और वो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल जितनी तरक्की बलूचिस्तान में हुई है, जितना पैसा लगाया गया है, वो सबके सामने है। जितनी उनके साथ बातचीत करने की कोशिशें की हैं वो आपके सामने, बहुत सारे लोगों ने प्यार डाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको इनकरेजिबल कहते हैं वो हो जाते हैं क्योंकि वो दुश्मन के हाथों में चले जाते हैं। तो ये एक मिक्सचर है जो आप बात कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे वो भी ठीक नहीं है, और ये अगर कोई कहे कि जी नहीं ये सब कुछ बाहर से हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है। ये मनगूबा है हमारी गलतियों का और दुश्मन का इससे फायदा उठाने का। तो ये दोनों जहतों पे हमें काम करना पड़ेगा। साफ जाहिर है मिलजुल कर ये बातें आगे बढ़ सकती है और इसको आपको इसके थ्रू अपना दिफा करना तो है, ये लड़ाई लड़नी तो है, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना तो है, अपनी यकजहती पर कोशिश तो रहना है। सब लास्टली, क्योंकि $2 बिलियन को री रोल करने की बात हो रही थी, जो चाइना से लिया था और वो पेंडिंग है, उसको री रोल करने की बात हो रही थी, तो माशी तौर पे आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बाद हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? मैं तो जैसे कह रहा हूँ कि अगर चाइना अंडरस्टैंड करे, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए, कि ये हमला पाकिस्तान के अंदर जरूर हुआ है, लेकिन ये हमला पाकिस्तान की वजह से सिर्फ नहीं है। ये ओवरऑल जो चाइनीज पॉलिसी है, जो उसके खिलाफ ममालिक है, ये उनकी एक जंग है, जो पाकिस्तान एक तरफ बना हुआ है, पाकिस्तान भी एक जगह बनी हुई है। तो चाइनीज, मेरा ख्याल है कि उनको तो और ज्यादा मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की, ताकि इस किस्म के मामलात में अपना दिफा ज्यादा मजबूत तरीके से कर सके। तो मुझे लगता है ये री रोलिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको और भी इसमें शायद वो मुआवनत की कोशिश करें और वो आपको ऑफर करें कि आए हम अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग और गहरी करते हैं और अपने जो मिलिट्री मामलात हैं उनमें और। लेकिन जनरल साहब, जिस गुस्से का इजहार चाइना ने दासू अटैक के बाद किया, आपको लगता है कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हम चाह रहे हैं? जी चाह रहे तो मैंने कहा, मैं तो अपना तजिया दे रहा हूँ। वो गुस्सा भी उनका जल्दी ठंडा हो गया था। एक दफा तो गुस्सा आता है जब आपके लोग मारे जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने आपको अपना तजिया दे दिया है। चाइना अच्छी तरह इस बात को समझता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये चाइना का जो एक मुकाबला हो रहा है अमेरिका के साथ और दूसरे वेस्ट मुल्कों के साथ, ये उसके शासन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लौदी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त अस्पताल के अंदर लाशों के पोस्टमार्टम का अमल भी जारी है और कायम मकायम वाइस चांसलर जो है जामिया कराची के, उन्होंने प्रॉप कमेटी अपने तौर पर तश्कील दे दी है इस तमाम तर वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है चीनी काउंसिल खाने में पहुंचे और इस अज़्म का अदा कर रहे हैं कि मुजरिमान को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जो दो तरफा ताल्लुकात है उसके अंदर कोई खलल नहीं आएगा, उसको मुतासर नहीं होने देंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो इस वक्त जारी है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब होती है तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, उस वक्त सिक्योरिटी के लिए भी अनसर्टेनिटी होती है। पॉलिटिक्स इस वक्त क्या कह रही है और क्या डेवलपमेंट्स हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादी उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। हुकूमती वफ्द 27 मई को सरजमीन हिजाज रवाना होगा, मगर उम्रे से कबल ही मुल्क में खासी हंगामा खेज बहस देखने में आ रही है। कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, अवामी टैक्स के पैसों से उम्रा क्यों किया जा रहा है, शरीफ खानदान शाहाना अंदाज इख्तियार क्यों कर रहा है, सियासी क़यादत अपनी रविश कब बदलेगी, ऐसे ही सवालात सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। जबकि आज ही वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इन तमाम तर खबरों की सख्ती से तरदीद भी की है। मरियम साहिबा क्या फरमाती है वो भी आपके सामने रखता है। ये कल से चीज़ चल रही है और मैं बहुत कोशिश की कि मैं इसको असल हकीकत पाकिस्तान की आवाम को साथ साथ बताती रहूं। इमरान खान के सऊदी विजिट में और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो थे उनके सऊदी विजिट में एक फ़र्क तो ज़रूर है। पिछले जितने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने विजिट्स किए, दौरे किए, वो सरकारी खर्च पे किए। 1 बिलियन का हेलीकॉप्टर चलाया अपनी सफरी सहूलत के लिए। सऊदी अरब का जो विजिट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वो तमाम ज़ाती खर्च के ऊपर। अब हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि वो उम्रा ज़ाती अखराजात पर कर रहे हैं, मगर सवाल वो सियासी जमात कर रही है जिसके वज़ीर आज़म ने सिर्फ घर से दफ्तर आने के लिए
98 करोड़ रुपए का फ्यूल हवा में उड़ाया। वो सियासी जमात इल्जाम तराशी कर रही है जिसके वजीर आजम ने अपने दौरे इक़्तिदार में सऊदी अरब के 3 दौरे किए। इन दौरों के लिए चार्टर्ड तैयारा इस्तेमाल किया गया जिसने अपने हर दौरों में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, फैसल जावेद खान, अलीम खान वगैरह ये सब शामिल रहे हैं। फौज जफर मौज इसमें भी रहती थी जिसके वक्त में हर बार नए चेहरे शामिल किए जाते थे। सवाल ये है कि मुल्क की सियासी क़यादत इन इल्ज़ामात की रविश को कब ख़त्म करेगी, इसको तर्क करके कब को पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव बात हो सकेगी। साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा ने पासपोर्ट के हवाले से एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। आज लाहौर हाई कोर्ट का तीसरा बेंच भी जो इस मामले पर समाअत कर रहा था वो भी तहलील हो गया है। यानी पासपोर्ट का मामला लटका हुआ है। 28 अप्रैल से ये विजिट स्टार्ट हो रहा है। क्या मरीम नवाज साहिबा इसको ज्वाइन कर सकेंगी? और फिर नवाज शरीफ साहब का पास कर दिया गया है। क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इरादा रखते हैं, गो कि उनका नाम इस फहरिस्त में दिखाई नहीं दे रहा? और फिर क्या उनके पाकिस्तान आने की खबरें कि 1 महीने में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? ऐसे बहुत सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अफनान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो एक फौज जफर मौज है जो सऊदी अरब के दौरे पर जा रही है, फहरिस्त देखकर ये लगता है कि ये पीडीएम की मीटिंग है। क्या वाकई ये उम्रा के लिए जा रहे हैं? को पीडीएम ने मीटिंग रखी हुई है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप है वो जो बंदा जा रहा है वो अपने पैसे खुद दे रहा है, तो इससे फिर क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनमें इस इशू की अहमियत जो है वो ना होने के बराबर है। ख़ास तौर से अगर आप पिछली हुकूमत नहीं, लेकिन अफनान साहब होंगे तो ये स्टेट गेस्ट ही ना, ये जितने लोग जा रहे हैं ये स्टेट गेस्ट ही होंगे। मर्जी स्टेट गेस्ट हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉन इशू है, ये कोई इशू ही नहीं है। नहीं, लेकिन नॉन इशू बिल्कुल नॉन इशू होता अगर आप लोग साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी काबीना को इस पर तनकीद का निशाना ना बनाया करते तो बिल्कुल नॉन इशू होता। हमने नहीं किया था ये काम इमरान खान साहब ने शुरू किया था। उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ था कि उन्होंने अपने दौर में सिर्फ ये काम किया कि उन्होंने जो फॉरेन टूर थे उसके अंदर 5% कटौती कर दी। ये उनकी टोटल अगर आप देखें तो वो यही बताते हैं कि हमने बड़ा तोप चलाई है वाली। भाई बात ये है कि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको लोग साथ लेके जाने पड़ेंगे अगर आपने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस करनी है। ये एक नॉन इशू है। नहीं, मतलब ये डिफरेंट डिस्कशंस भी होंगी। यानी एक तो उम्रा है और उसके अलावा एजेंडा क्या है इस विजिट का? हम जो लोगों को लेके जा रहे हैं वो अपना खुद पे कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर अगर एक बहस करना है तो क्या इलाज है? इस पे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, मिसेस हमजा शहबाज हैं, फिर उसके अलावा उनकी साहबजादी हैं लंदन से हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब ऑलरेडी हैं। नहीं, ये तो आप मतलब ये तो कमाल है ना। अगर मैं जाना चाहूँ वहाँ पे तो इसमें क्या मैं हसन और हुसैन ना जाए? मतलब ये कोई बात है यार? वो अपने उनका वहाँ पे रिहाइश है, वो जाए ना जाए ये किसी का जाती फैसला है। नहीं, देखिए पर्सनली अगर मुझे फ्लाई करना है, मैं सऊदी अरब जाता हूँ उम्रे के लिए, ऑब्वियसली तो वो स्टेट का मेहमान तो नहीं हूं मैं। वो फैमिली को आप ले जाएंगे तो प्रोटोकॉल तो आपको स्टेट गेस्ट का ही मिलेगा ना जी। पाकिस्तान के ऊपर एक धेले का खर्चा नहीं आ रहा। पाकिस्तान नहीं, स्टेट आपने खुद से अज्यूम कर लिया ना कि जी अगर स्टेट है भी मिसाल के तौर पे तो पाकिस्तान के खजाने पे क्या खर्चा है? आप मुझे चले, जब स्टेट गेस्ट ही होते हैं आप तो फिर ही आपको तोहफे ताइफ मिलते हैं। ऑब्वियसली तोशा खाना के अंदर जमा कराते हैं नहीं कराते, वो तो फिर बात तो तभी होती है। सारे लेके भागे, वो तो तोशा खाना का जो चोर है सारे के सारे, उनको कोई पूछता नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा आपको क्या लग रही है, ये ज्वाइन कर पाएगी? क्योंकि तीसरी दफा बेंच तहलील हो गया है पासपोर्ट के लिए। देखिए, ये तो मैं ज़ाहिर मुझे नहीं पता कि वो बेंच क्या फैसला देगा, तो जो बेंच फैसला देगा उसके हिसाब से फिर मामला चलेगा। और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो पार्टी कायद हैं वो भी इरादा रखते हैं ज्वाइन करने का? उनका पासपोर्ट तो इशू हो गया। अभी जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक तो वो नहीं जा रहे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो ट्रैवल ना करें। लेकिन इत्तलात ये भी आ रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। हाँ जी, वो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो डॉक्टर्स वगैरह से जो है वो परमिशन लेके फिर जो उनके हालात है उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो अफनान साहब, व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी? क्योंकि आज मरियम नवाज साहिबा भी NA 128 में जा रही हैं, यानी आज से उन्होंने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका विजिट करना शुरू कर दिया है एज फार एज लाहौर इज कंसर्न। तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं कि ये एक माहौल बनाया जाएगा मियाँ साहब की आमद से पहले? नहीं, देखिए मियाँ साहब की जो है आमद से पहले ज़ाहिर है हम अपनी तैयारी भी करेंगे, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमारी पार्टी की बहुत पॉपुलर लीडर है और वो ज़ाहिर है जो है वो लाहौर में आवाम से और हमारे कारकुनों से जो है वो रब्ता जो है उसको कायम रखना चाहती है। इसके लिए वो विज़िट करेंगे और ये बहुत एक अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में आपको पता है अगला साल इलेक्शन का साल है, तो ज़ाहिर है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीपल ये इंगेजमेंट करनी है, तो उसका एक समझ लें एक तसलसल है।
और यह तय हो गया है कि इस साल तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, यानी 2022 इलेक्शंस का साल नहीं होगा। देखें, बात यह है कि अक्टूबर से पहले तो इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह चुका है। और जो अभी इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर तो यही फैसला हुआ है कि अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे, मगर हमारी पार्टी के अंदर और पीडीएम में ये राय पाई जाती है कि इलेक्शन जो है वो पहले भी कराने वाली राय भी पाई जाती है। तो ये जो है इसमें हतमी जो है वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी एज ऑफ टुडे जो है वो अपने टाइम पे इलेक्शन हो। चले, आज यानी आप इलेक्शन मोड में तो दाखिल हो रहे हैं, ये कैंपेनिंग आप शुरू करने जा रहे हैं। जब आप इलेक्शंस के लिए निकलेंगे, लोगों से मुलाकातें करेंगे, कुछ जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, तो आपका नैरेटिव क्या होगा? क्या फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगेगा? देखिए, वोट को इज्जत दो का होगा और साथ जो है वो खिदमत को इज्जत दो का भी नारा होगा। और साथ जो है वो हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, अब आवाम के सामने बड़ा क्लियर है। पीपल्स पार्टी का दौर भी है, पीटीआई का दौर भी है, परवेज मुशर्रफ की आमियत भी है और पीएमएलएन का दौर भी है। हम आपको कौम की पीछे अपनी मेमोरी दोहरा के बड़े क्लियरली दे सकती है कि कौन सा दौर बेहतर था, कौन सा बेहतर नहीं था, और उसके हिसाब से वो हम उनसे कहेंगे कि हम तो देखें परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मांगेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। हमने रोड्स बनाए, हमने मोटरवेज बनाई, हमने डैम बनाए, यानी हमने वोट बिजली को के इज्जत दो के नैरेटिव से ज्यादा खिदमत को वोट दो का नैरेटिव होगा आपका? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोनों नैरेटिव होंगे, ये जीरो सम गेम नहीं है। नहीं, लेकिन वोट को इज्जत दो के नैरेटिव पर अब पब्लिक यकीन कर लेगी, खासतौर पे अब जब आपने हुकूमत तो ले ली है, वोट को इज्जत मिल गई। हुकूमत लेने का मतलब ये तो नहीं है कि वोट को इज्जत दो का मामला जो है वो नहीं है, वो भी है। हम आज भी ये कहते हैं जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत में ही है। और जो कोई पाकिस्तान के हालात को समझता है और जो कोई पाकिस्तान का हमदर्द है, वो भी ये बात से नहीं, लेकिन वो जो मज़ाहमत की सियासत थी जो हो रही थी आज से 6 महीने पहले, वो मज़ाहमत की सियासत तो अब नहीं होगी। वो जलसों जुलूसों के अंदर वो टोन तो नहीं दिखाई देगी, या वही होगी? देखिए, बात ये है कि वक्त के हिसाब से आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज होती है। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता अभी जब हम जाएंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर क्या कहते हैं हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना वोट को इज्जत दो पे किया है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज हम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। लेकिन अफनान साहब, अगर परफॉर्मेंस की बेस पर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए तो फिर परफॉर्मेंस आपको शो करनी पड़ेगी, कुछ डिलीवरेंस होगी, कोई मैनेजमेंट को गवर्नेंस ऑब्वियसली इंप्रूव करने के बाद ही जाएंगे। आपको लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कोई कमी नहीं आई है, बिजली के नर्ख भी अपनी जगह पर हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतें भी वो दस्तरस में नहीं आई हैं अभी तक आम कॉमनर की, तो आपको लगता है कि अभी परफॉर्मेंस की बेस पर जाना आपके लिए सूदमंद साबित होगा? देखिए, बात यह है कि इसके अंदर मैंने जैसे पहले कहा कि दो राय पाई जाती हैं पार्टी के अंदर भी, कि एक ये राय है कि पहले हो जाए इलेक्शन, एक ये ही राय है कि टाइम पे हो। लेकिन जो है वो इस वक्त जो है हमारा ऑफिशियल लाइन यही है कि हम अपने टाइम पे करेंगे, और हम ये समझते हैं कि हम 6 से 8 महीने के अंदर हालात इतने बेहतर कर सकते हैं इकॉनमी के, जिसके अंदर आवाम को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस में और हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस में। और उसके अलावा हम अपने जो 2013 से 2018 के 5 साल थे, उनका भी आवाम जो है वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि हमने क्या परफॉर्म किया था, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया था, डॉलर को कैसे कंट्रोल किया था, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के सीपैक की, वो सब बातें हम आवाम के सामने रखेंगे, और आवाम जो है बड़े समझदार है, वो सोच समझ के फैसला करेंगे। अच्छा, लास्टली कहिएगा, आफ्टर कमिंग बैक इनटू द IMF प्रोग्राम, वो बैक ऑन ट्रैक है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल होगी कि डॉलर जो है वो भी नीचे आ जाएगा, रुपए के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो जाएगा, जो इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, लोड शेडिंग के मसाइल पर भी काबू पा लिया जाएगा? ये जितने इश्यूज हैं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के, ट्रेड डेफिसिट के, इन सब पर काबू पाके आप पब्लिक को डिलीवर करने के मोड में होंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 14 महीने के अंदर डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कहना कि जी हम बहुत लंबी चौड़ी डिलीवरी, ख़ास तौर से जब पिछले 3.25 साल में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है और जो है वो महंगाई बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है, मतलब कि बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आटा, दालें, चीनी, ये सब कुछ। लेकिन हम एक वाज़ेह बेहतरी ला सकते हैं, हम ये समझते हैं, जो आवाम को वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि मुस्लिम लीग नून के आने के बाद एक वाज़ेह बेहतरी आई है, उसमें 6 से 8 महीने लगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेके कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 3 बेटियों का जो गुमशुदगी का मामला है, उसमें जैसे ही ड्रॉप सीन हुआ है तो उसके बाद एक सवाल है कि औलाद वालिदैन से दूर क्यों हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सोशल इशू है। इस इशू पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
शहर कायद से लापता होने वाली 3 लड़कियों का सुराग लगा लिया गया है। दुआ ज़हरा, निम्रा काज़मी और दिनार, तीनों लड़कियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गायब हुई और 24 घंटों के वक्फे से तीनों लड़कियों का सुराग लगाया गया। सऊदाबाद से मुबैना तौर पर लापता होने वाली निम्रा का सुराग तो लगाया गया, मगर इंकशाफ हुआ कि उसने DI खान में नजीब शाहरुख नामी लड़के से निकाह कर लिया है। साथ ही उसने वालिद पर हिरासा करने का और ज़बरदस्ती करने का और दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया। सोल्जर बाजार की दिनार के हवाले से थाने में FIR दर्ज हुई, मगर तलाश का काम जारी ही था कि खबर सामने आई कि दिनार ने विहाड़ी में असद अब्बास नामी लड़के से शादी कर ली है। कराची में सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ दुआ ज़हरा के गायब होने पर थी, जिसके हवाले से पूरी कौम हाथ उठाई थी, मगर आज दुआ ज़हरा भी सामने आ गई है और उसने भी निम्रा काज़मी की तरह अपने वालिद पर ज़बरदस्ती शादी कराने का इल्ज़ाम आयद किया है। जबकि वालिदैन आज भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी कब उम्र है। ज़हरा क्या कह रही है और उसके वालिदैन क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखें। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। जो शख्स उसे उठा के लेके गया है वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाएं। दुआ ज़हरा बाजियाब तो हो गई है, जैसे आज लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी में जुडिशल मैजिस्ट्रेट तसव्वुर इकबाल के सामने पेश भी कर दिया गया है। अदालत ने दुआ ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त भी दे दी है। अदालत ने कहा कि दुआ ज़हरा की मर्जी है, जहां चाहे रहे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दुआ ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दुआ की सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाने की इस्तदा की थी, ताहम दुआ ज़हरा ने अदालत में बयान दिया कि मेरी उम्र 18 साल है और बालिग हूँ। मैं अपनी मर्जी से कराची से लाहौर आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। सवाल यह है कि कमसिन बच्चियाँ अपने वालिदैन से बागी क्यों हुई हैं? कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उन्हें कराची से सैकड़ों मील दूर लाहौर, विहाड़ी और तौनसा तक ले गए? वालिदैन से कहाँ गलती हुई है? क्या तीनों बच्चियां पाकिस्तान के सारे बच्चों की रवैयों की अक्कासी करती हैं? पाकिस्तान में घर से फरार होने वाले बच्चों की तादाद क्या हो सकती है? क्या नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी में वालिदैन की मर्जी शामिल नहीं करना चाहती? क्या वालिदैन बच्चों पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं? चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के डेटा के मुताबिक कमसिन बच्चियों के घर से फरार से वाक़यात में इजाफा हो गया है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पंजाब से 1271 कमसिन लड़कियां घर से फरार होकर दारुल अमान या दीगर मराकज़ पहुंची। सिंध से 664 लड़कियों ने जाए पनाह की तलाश में घर बार छोड़ा। इसी तरह KP से साल 2021 के दौरान 925 लड़कियों के फरार की रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई, जबकि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से बेतरतीब 23 और 31 लड़कियां फरार हुई। कराची से पंजाब में शादी करने वाली 2 लड़कियों दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी के वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटियां कम उम्र हैं, जबकि बेटियां इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि वो घर में मौजूद बंदिशों से तंग थी, उन पर वालिदैन की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा था, उन पर अपनी राय मुसल्लत की जाती रही है। यही वजह है कि कमसिन बेटियां बगावत पर आमादा हो गई। वालिदैन बच्चों में अपने दौर के बच्चों को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वालिदैन से बच्चे करीब होकर भी बहुत दूर हो चुके हैं। फासले सिमटने के बावजूद वालिदैन से बच्चों की दूरी हमारे लिए सवालिया निशान है। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टा है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। फिर एक मारूफ गेम का जिक्र किया जाता है, वो PUBG गेम। इनमें से भी 1-2 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि मुलाकात PUBG गेम खेलते खेलते हुई और उसके बाद नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि शहर कायद से कराची से मीलों तक का सफ़र तय करके वो पंजाब में आन पहुँची और यहाँ पर आकर शादी कर ली। ये ऐसे वाक़यात हैं जो सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अंडर रिपोर्टेड ऐसे कितने केसेस होंगे, ये भी एक अलार्मिंग है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है। ये तो वो है जो मीडिया की जीनत बन गए हैं, खबरों में आ गए हैं। ये दुआ ज़हरा है, निम्रा है या दिनार है, ये प्रोमिनेंट केसेस बनकर सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होंगे इससे मिलते जुलते। और ख़ासतौर पर जो PUBG वाला एलिमेंट है उस पर हमने हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि जिसमें PUBG गेम के ऊपर दोस्ती हुई खेलते खेलते और उसके बाद नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि शादी हो गई। और फिर कुछ ऐसे केसेस भी हैं इसी तरह के मामलात में, क्योंकि इमोशनली इतना कनेक्टेड, इतना अटैच हो जाते हैं कि उसके बाद कुछ लड़कियां, कुछ ऐसे गिरोह हैं जो ऑर्गेनाइज्ड गिरोह हैं कि वो वहाँ पर काम करते हैं। वो लड़कियाँ यहाँ से ट्रैवल करके पंजाब में पहुँचती हैं, उसके बाद शादी का एक ड्रामा रचाया जाता है और उसके बाद जहेज़ का मुतालबा कर दिया जाता है। जहेज़ का मुतालबा किया जाता है, पैसों का मुतालबा किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है और उसके बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिश उस वक्त होती है कि जिस वक्त दूसरे ख़ानदान के लोग भी ये कहते हैं कि मामला उछले ना, ख़ानदान की पगड़ी ना उछल जाए,
ये मीडिया में ना आ जाए, इसको कोई हाइप ना मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामला तब तक होते रहेंगे कि जब तक हम पेशेंट का मामला नहीं करेंगे, जब तक बातचीत नहीं की जाएगी। बच्चों को पबजी, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा इंडल्ज करने की बजाय अपने साथ जो है वो मसरूफ़ करने की ज़रूरत है, अपने साथ कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, उनको करीब करने की ज़रूरत है, उनको सुनने की ज़रूरत है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम इंपॉर्टेंट इशू है उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली का शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट हो गया और इस वक्त मुल्क के 2 अहम डैम से भी बिजली के हुसूल में मुश्किलात हैं। पन बिजली से महज 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि तरबेला डैम गुज़श्ता 60 रोज से खाली है। इसी तरह 27 पावर प्लांट्स की बंदिश लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। नो IPPs, गैस, RLNG और कोयले की अदम फराहमी की वजह से यानी तमाम किस्म के जो फ्यूल्स हैं वो भी बंद है और 18 पावर प्लांट्स तकनीकी वजूहात की वजह से ख़राब है। 7140 मेगावाट की कमी का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म को साबिक़ हुकूमत की नाअहली की चार्जशीट पेश की गई है, जबकि शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ऐसी गफलत नाकाबिल बर्दाश्त है, फौरी इक़दाम करें। जनूबी पंजाब में डीज़ल की किल्लत भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, वहाँ पर भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि अक्सर इलाकों में ब्लैक में ये डीज़ल फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस गंदम की कटाई और कपास की बिजाई मुतासर हो रही है। यानी एक तरफ एनर्जी क्राइसिस इतना ग्रेव है और इतने कंसर्न सर उठा रहे हैं कि पावर प्लांट्स की बंदिश है, कुछ की ओवरऑलिंग नहीं हुई, कुछ को फ्यूल मैसर नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ डीजल जो है वो भी नहीं मिल रहा है। डीजल का शॉर्टफॉल है और डीजल की अदम जैसे जो फसलें तैयार खड़ी हुई हैं उनकी कटाई और इनकी बिजाई के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दोनों तरफ क्या इश्यूज़ हैं, मुल्क भर के अंदर लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ज़रा उनके तासुरात आपके सामने रखता है। टाइम जो है ना एकदम शहरी वहाँ से बन रही होती है और एकदम बिजली चली जाती है और साथ ही बिजली जाने के साथ ही एकदम गैस भी गायब हो जाती है। इफ्तारी में भी यही हाल होता है कि जो ही इफ्तारी के लिए चीज़ें वगैरह बनाने लगो या वो करो एकदम बिजली गायब हो जाती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। जब सहरी बनानी होती है तब भी लाइट नहीं होती, जब इफ्तारी बनानी होती है तब भी लाइट नहीं होती। आज का रमज़ान का महीना भी है और साथ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग ना करें। तो बहुत परेशान है, डीजल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा क्योंकि टोल आजकल लाइट आती नहीं है, टोल चलते हैं ट्रैक्टरों पे और वहाँ पे डीजल की मतलब शिद्दत की वजह से ना हम तो कपास की भी लेट हो रही है। डीजल मिलेगा तो कपास भी काश्त होगी। हमें डीजल ना मिलने की वजह से बहुत मुश्किल आ रही हैं। डीजल नहीं मिल रहा है, डीजल बहुत शार्ट है और डीजल लाइनों पे लग कर हमें मिल रहा है और हमें खाद में हमारे बड़ी परेशानी आ रही है। हमें डीजल मिलता नहीं पिया सही, असा ट्रैक्टर क्या पाऊँ, डीजल पाऊँ था ट्रैक्टर चलाऊँ, फसलों को पानी लावने काश्त करनी है दोबारा, जैसा बड़े परेशान है, डीजल नहीं मिलता पिया, कुछ की था मेहरबानी। नमाज पढ़ रहे थे, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। जमात के दौरान नमाज के तकरीबन पौने 1 बजे लाइट गई है, पौने 2 बजे आई है। समझ नहीं आ रही है पिछली हुकूमत की नाअहली है या इस वक्त जो चल रहे हैं इनका मसला है, समझ से बाहर है। अभी लाइट जाती है, घंटा आती है और घंटा जाती है, मेजॉरिटी यही है। मगर ये इफ्तारी के टाइम आ जाती है, मगर उससे पहले जो उनसे ना जला लेती है इसकी। 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा लाइट जा रही है। अब क्या करें, मतलब अब घर तो छोड़ नहीं सकते, रहना तो हम उसी घर के अंदर है। अब बस वो समझ लें कि वो हमने उसको ना अपना हिस्सा बना लिया है। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा और सहर की खुशियां बनाने वालों सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताब को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।